Good morning, friends. Myself Rakesh Singh Parmar. As before starting the conversation on today's topic, I want to introduce you, or I want to inform you. Today is Hindi Day, and I love, like, and respect Hindi. So, your friends, celebrate Hindi Day. हिंदी को सेलिब्रेट करें, ये व्यंग था, क्योंकि हमारे सारे नेतागण हिंदी दिवस पर इसी तरह से हिंदी को सेलिब्रेट करते हैं, कहते हुए कि टुडे इज हिंदी डे एंड आई लव, लाइक एंड रिस्पेक्ट हिंदी बिकॉज हिंदी इज माई नेशनल लैंग्वेज। ये विडंबना है इस देश का। एक ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा किया गया। चुनाव आयोग के मिस्टर चंद्रा ना तो लंदन में जन्मे हैं, ना ही अमेरिका में पढ़े हैं, ना ही फ्रांस में ट्रेनिंग लिया है, ना ही पेरिस में उनका कोई रहन सहन हुआ है, और चुनाव भी हिंदी भाषी क्षेत्रों की घोषणा करने के लिए आए थे। लेकिन घोषणा उन्होंने अंग्रेजी में की, पूरी पत्रकार वार्ता उन्होंने अंग्रेजी में संबोधित किया। प्रश्नों के उत्तर जो दे रहे थे वो भी अंग्रेजी में दे रहे थे। वो ये बताना चाहते थे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और आप जो अंग्रेजी नहीं पढ़े वो अनपढ़ लोग हैं, यही कहना चाह रहे होंगे। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं वो विद्वता में उनसे कई गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमने पढ़े लिखे अंग्रेजी और यूपीएससी से पास तो राधा रानी को भी देखा है। तो इस देश ने बहुत कुछ देखा है। खैर, अब मैं आपको बोलूं कि आज हिंदी दिवस है, और मुझे हिंदी दिवस कहते हुए अपार शर्म की अनुभूति हो रही है कि भारत में हिंदी दिवस, वो भी एक दिन, आज ये स्थिति कर दिया है हमने अपने हिंदी का। हिंदी भाषा की बिंदी है और देश को इस सूत्र में बांधने का एकमात्र माध्यम हिंदी है। हमें उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, इस विषय पर किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज चुनाव आचार संहिता लगने के बाद आदर्श आचार संहिता पर बात करेंगे, क्योंकि जब से चुनाव की घोषणा हुई है हमने चाहा है कि सुबह हमने चाहा है कि किसी पार्टी की बात ना करके, किसी विषय की बात ना करके हमारे घोषणा पत्र में क्या क्या चीज हो इस विषय में बात किया जाए, एक मुद्दा पर रोज बात हो। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही दुखद या चिंताजनक सूचना आपको दूं। मित्रों, भारत के पूर्व न्यायाधीश ने, मुख्य न्यायाधीश थे देश के सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने सलमान खान के एक मामले में रेफरेंस देते हुए कहा था कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको अदालत से डरने की जरूरत नहीं है। अदालत से वो डरे जिनके पास पैसा और पहुंच नहीं है। मैं समझता था कि ये सिर्फ भारत में संभव होगा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है या संतोष है या खुशी है, या आप जाने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास पैसा है, पहुंच है, अप्रोच है, तो अदालत से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को ठेंगा दिखाइए, सरकार आपको कुछ नहीं कर पाएगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास जन समर्थन है, आपके पास दुनिया की सिंपैथी है, बड़े बड़े कंपनियों का प्रायोजक चलता है। मैं बात कर रहा हूं जोकोविच का। जोकोविच एक दुनिया का मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी है, लॉन्ग टेनिस खिलाड़ी है, और टेनिस में अब वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतना रह गया। अगर वो ये टाइटल जो भी ऑस्ट्रेलिया ने आज उसको ओके कर दिया, अलाउ कर दिया खेलने के लिए, अगर ये जीत लेता है तो वो सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों के श्रेणी में चला जाएगा। खेल उसकी बहुत उत्तम है, उसने साबित किया है, वो कोई अनुकंपा पे नहीं है, किसी के मर्सी पे नहीं है। उसने अपने बाहुबल से, अपने तकनीक बल से, अपने खेल के दक्षता की वजह से दुनिया में नाम कमाया है। लेकिन आज साबित हो गया कि आदमी
कला में माहिर हो सकता है, विद्वता में माहिर हो सकता है, पैसे में बड़ा हो सकता है, लेकिन दिल उसका छोटा का छोटा ही है, सोच उसका ओछा का ओछा ही है। दुनिया भर के तमाम उन लोगों को जिन्होंने कोरोना में जान गंवाया और उन तमाम वैज्ञानिकों को जिन्होंने इससे लड़ाई लड़ने के लिए एक वैक्सीन का इजाद किया, उस तमाम लोगों को धत्ता बना दिया, नीचा दिखा दिया, उनका मनोबल तोड़ दिया। क्योंकि जोकोविच दुनिया का एक एम्बेसडर है, उसके कहे हुए बातों को दुनिया अमल करती है। दुनिया में कुछ बेबुद्धि वाले लोग भारत के ही तरह, जैसे भारत में कुछ राजनीतिक दल के लोग वैक्सीन लेने के लिए मना कर रहे थे और लोगों से कह भी रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, ये भाजपा का वैक्सीन है। हालांकि वो खुद जाकर के ले लिए और अपने परिवार को वैक्सीनेटेड करवा दिए, वो आपको नहीं लेना चाह रहे थे, राजनीति कर रहे थे। और ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का मनोबल बढ़ाएगा जोकोविच का ये फैसला। मैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार को लानत मानत क्या भेजूं जब हमारी ही सरकार पैसा और पहुंच के आगे झुकती नजर नहीं आती, पूरी झुकती दिखती है और झुक जाती है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया को क्या कहूं। हाँ, एक अफसोस जरूर जाहिर करूंगा कि भारत का एक 17 साल का बच्चा ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवा सकता, क्योंकि उसने दूसरी बार डबल डोज वैक्सीन का नहीं लिया है। वो उसमें उसकी हठधर्मिता जोकोविच जैसा नहीं है। भारत में 15 साल से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन कार्यक्रम ही 4 जनवरी को शुरू हुआ, तो वो दूसरा डोज लेता कहां से? दूसरी डोज तो 3 महीने 6 महीने के बाद लिया जाता है। भारत की कानून, दुनिया में भी अभी बच्चों के लिए अब वैक्सीन शुरू हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत के उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के प्रति ध्यान नहीं दिया। नडाल के पहुंच और पैरवी और पैसे के सामने झुक गई, बिक गई, झुक दिख गई, जिसे हम सब लोग बहुत आहत हैं। खैर, दुनिया की क्या बात करें, आज भारत की बात करते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि 5 राज्यों में चुनाव घोषित हो गया है। फरवरी से लेकर के मार्च तक चुनाव हो जाएंगे और 10 मार्च को परिणाम होगा। 10 मार्च को किसका 12 बजेगा, ये बात शाम को या 11 बजे तक, 11 तारीख तक पता चल जाएगा कि 10 मार्च को रात के 9-10 बजे तक किसके चेहरे पर 12 बजेगा। वो भविष्य की गोद में है, हम उस पर क्या चर्चा करें। चर्चा करते हैं कि चुनाव में घोषणा पत्र वैसे राजनीतिक दलों का एक बेमतलब का दस्तावेज होता है। कुछ पेपर की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, और एक बेमतलब का आयोजन का एक मौका होता है जिसमें पत्रकारों को बुलाया जाता है और उनको खाना पानी खिलाया जाता है और टीवी पर आधे घंटा बर्बाद किया जाता है। लेकिन हमारा तो फर्ज है ना कि हम उस बेमतलब और बिना यूज के चीज में भी कोई अपने मतलब की चीज डलवाए, अपना मतलब का मुद्दा उसको बताए। तो हमने ये ठाना है कि चुनाव तक हम चुनाव घोषणा पत्र में हमारा मुद्दा क्या हो, हम इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही अब चुनाव प्रचार होगा और सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया को ही देखेंगे। उनको सोशल मीडिया से ही जानकारी प्राप्त होगी कि आमजन क्या चाह रहे हैं। इसलिए हम सोशल मीडिया पर इस बात का उल्लेख करें, इस बात का उजागर करें कि हमें क्या पसंद है, हमें कौन सा मुद्दा चाहिए, हम किस चीज से दुखी हैं और हमको क्या चीज चाहिए जिससे हमको आत्मसंतुष्टि या संतुष्टि मिलेगी। हमने 2 दिन पहले, मतलब एक दिन शिक्षा को मुद्दा बनाया था, कल स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया था। आज मेरा मुद्दा है आदर्श आचार संहिता का, क्योंकि चुनाव में ये नेताओं के द्वारा सबसे ज्यादा जूते के नोक पर रखा अगर जाता है कोई चीज, तो वो है आदर्श आचार संहिता, जिसका ताजा उदाहरण है कांग्रेस का वो देश तुड़क नेता जो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कल लखनऊ में जा रहा है, जिसने कहा था कि 15 मिनट हटा के देख लीजिए पुलिस को, जिसने कहा था, मैंने बहुत कुछ बेमतलब का बयान दिया था, उसके बयानों को इंडोर्स करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना ही मैं ऐसी गलत शब्दों का दोबारा उच्चारण करके अपना मुंह खराब करना चाहता हूं। आज उसने एक बड़ी भारी मीटिंग की थी इस बात के लिए कि भाई हम कांग्रेस छोड़ करके सपा ज्वाइन करना चाहते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में
आचार संहिता लागू हो गया है चुनाव डिक्लेयर के बाद। तो आचार संहिता में कुछ कानून उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने लगाया है। वो लगाया है फिजिकल मीटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, फिजिकल रैली पर पूर्ण प्रतिबंध, फिजिकल पदयात्रा पर, मतलब 4 आदमी से ज्यादा गैदरिंग पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। 4 आदमी के से ज्यादा पर उसने करीब करीब सैकड़ों लोगों के भीड़ जुटा करके ये हामी भरवाया कि हमको कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में जाना चाहिए। और वो उस रैली में आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया, क्योंकि उसको पता था कि आचार संहिता का पालन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो बेमतलब टीवी पर बिना कोई खर्चा के टीवी पर आप कुछ देर के लिए आएंगे और आपका विज्ञापन होगा। क्योंकि हमने भी टीवी पर ही जाना कि उसने एक आचार संहिता का उल्लंघन किया है और वहां के स्थानीय प्रशासन ने उस पर एक केस बनाया हुआ है। आज का मुद्दा यही है। अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा उचित है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, सिर्फ वो बेबुद्धि वाला नेता ही नहीं है। आप चुनाव में एक मतलब हर 2 मिनट 4 मिनट के बाद एक समाचार आता होगा कि फलाने नेता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, चुनाव आयोग ने केस दर्ज की। ये हम सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि उस केस दर्ज का परिणाम क्या हुआ? क्या उस पर कोई सजा हुआ, उसको कुछ फाइन हुआ, उसे कोई सबक मिली? मैं समझ रहा हूं कि ना और बिल्कुल ना। तो क्या आदर्श संहिता का उल्लंघन करके वो अपना विज्ञापन करता है, हमारे कानून को धत्ता बताता है और हमारे भावनाओं से खेलता है? हाँ और हाँ, ऐसा ही करता है, क्योंकि उससे उसका प्रचार होता है। क्योंकि नेताओं द्वारा कानून के उल्लंघन पर अब कोई केस बनता हुआ नजर नहीं आता है, कहीं कोई उसको नुकसान रत्ती भर भी नहीं होता है। ये अब फाइनल है। मेरा आज का मुद्दा है कि क्यों ना हम इस विषय पर सरकारों को, राजनीतिक दलों को दबाव में लाए और कहें कि भाई आप हमसे आदर्श की उम्मीद करते हैं तो आप स्वयं आदर्श का पालन क्यों नहीं करते? आप स्वयं क्यों नहीं आदर्श आचार संहिता का पालन करते हैं और दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि मोरल की जिम्मेवारी सबसे पहले मेरी है। वी आर द गुड इन्वेस्टर ऑफ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई अवेट द ऑल लॉ ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द लॉ। आप क्यों नहीं ये करते हैं? मुझे लग रहा है कि इस विषय पर हम सब लोगों को जन जागरण फैलाना चाहिए और नेताओं को ये बताना चाहिए कि हम आपके इस कुटिल चाल से वाकिफ हैं, हमारी मजबूरी है या हम मजबूर हैं अपने जाति के चक्कर में, अपने धर्म के चक्कर में, अपने क्षेत्र के चक्कर में, अपने बिरादरी के चक्कर में, अपने निजी चक्रों में, इसलिए आपके चीजों को नजरअंदाज कर दे रहे हैं और आपके उस कमजोरी को, आपके उस व्यवहार को, आपके उस नजरअंदाज को वो अपना जीत समझ रहे हैं। मित्रों, अगर जनता एक बार फैसला कर ले, मित्रों 2014 में आपने देखा था कि जनता ने करीब करीब अंदर खाने मन बना लिया था कि हम किसी अपराधी को चुनाव में जीतने नहीं देंगे। हमने देखा कि एक से बाहुबली लोग, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, ऐसे बहुत सारे बाहुबली जनता को धोखा देकर के चुनाव में जीतने का सपना जो देख रहे थे वो उनका धराशायी हुआ। हालांकि राजनीतिक दलों ने किसी तरह का कोई चुनाव आयोग के निर्णय का, उनके आदेश का पालन नहीं किया। मतलब चुनाव ने कहा था कि भाई जो प्राविधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको टिकट ना दिया जाए। विद्वान न्यायाधीशों ने भी कहा था, हमारा सम्मानीय न्यायालय ने भी अनुशंसा किया था कि भाई आप जो दागी चरित्र के लोग हैं उनको टिकट ना दिया जाए। अब उसमें नेताओं ने लू पॉइंट निकाल लिया कि चुनाव आयोग ने कहा है या विद्वान न्यायाधीश ने कि इतने कि अगर किसी को सजा हो गया हो 2 साल से ऊपर, उनको ना दिया जाए। मतलब जिनका अभी न्यायालय में मामला लंबित है उनको दिया जा सकता है। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अब क्या करें, जब नेता नहीं सुधरेंगे, तो उन्होंने एक क्लॉज लगा दिया कि भाई आप अपने अपराध का विवरण एफिडेविट के माध्यम से दीजिए और उसको अखबार में छपवाइए। नेता लोगों ने क्या किया कि वो संध्या टाइम, पुराना टाइम जो कोई नहीं पढ़ता, उसमें अखबार में निकलवा करके कोरम पूरा कर दिया।
लेकिन जनता कहां पड़ती है कि जो हमारे यहाँ संसद में चुनाव लड़ने के लिए आया है, जो हमारे विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए आया है, उस पर इतने बलात्कार, इतने फ्रॉड, इतने हेराफेरी, इतने जालसाजी और इतने गमन का केस दर्ज है, वो तो उसको पढ़ता नहीं, हो तो देखता कि मेरे जात वाला है कि नहीं, मेरे धर्म वाला है कि नहीं, मेरे क्षेत्र वाला है कि नहीं, मेरे गांव वाला है कि नहीं, और तो और मेरे अपने पार्टी वाला है कि नहीं। तो ये आदर्श आचार संहिता ना तो राजनीतिक दलों में लागू है, ना हमारे आप में लागू है, क्योंकि हम भी कहां आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। हम मतदान करते हैं तो हमारा पहला सोच होता है कि मेरे गांव का है कि नहीं, गांव का नहीं मिलता तो क्षेत्र का है कि नहीं, क्षेत्र का नहीं मिलता है तो भाई जात का है कि नहीं, जात का नहीं होता तो धर्म का है कि नहीं, कुछ नहीं मिलता हम जिस पार्टी को चाहते हैं उस पार्टी का है कि नहीं। आप भी तो गुण दोष को नहीं देखते हैं, आप किन सब चीजों को के प्रभाव में आकर के मतदान देते हैं, तो वो सब आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं। दोनों तरफ से ताली बजती है, एक तरफा तो बजता नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जन जागरण फैलाएं, नेताओं के साजिश को नाकाम करें और अपना विवेक लगा करके उम्मीदवारों का चयन करें, क्योंकि एक बार आप उनको अपना चयन कर लेंगे तो फिर आप उसको 5 साल तक टिका नहीं सकते, क्योंकि संविधान बनाने का काम उन्हीं लोगों का है, कानून बनाने का काम उन्हीं लोगों का है, और उन लोगों ने ऐसा कानून बनाया है कि आप एक बार हमारे चंगुल में फंसो तो सही, आप फंस के वोट दे करके घर जाओ, उसके बाद हम नंगा नाच करेंगे, लूट करेंगे, गुंडई करेंगे, बलात्कार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, ये आप नहीं देखेंगे, ये आप नहीं सोचेंगे। सोच लीजिए कि आप किसी को नौकर रखते हैं या किसी को मालिक रखते हैं, दोनों में आपकी मर्जी है। अगर आपको जमा नहीं कि यार मैंने इसको नौकरी पर रख लिया, आदमी ठीक नहीं था, आप उसको निकाल सकते हैं, नोटिस देकर निकाल सकते हैं, नोटिस पे देकर निकाल सकते हैं, या बिना नोटिस देकर निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी को मालिक रख लिया, मतलब आप किसी का खुद नौकरी करने चले गए, लगा कि यार मालिक बड़ा बेबुद्धि वाला है, अदरक प्रेमनंद देवी जी को नमस्कार, ये तो मालिक बड़ा बेबुद्धि वाला है, बड़ा बदतमीज है, ये तो हमने सोचा था वैसा नहीं निकला है, तो आप उसके हाथ नौकरी छोड़ सकते हैं, नोटिस देकर छोड़ सकते हैं, बिना नोटिस दिए छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं, आपको छोड़ने का अधिकार है। लेकिन जो आपने अपना भाग्य विधाता चुना है, जो जनप्रतिनिधि चुने हैं, उसको वापस बुलाने का अधिकार नेताओं ने आपको नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वापस बुलाने का अधिकार आपको दे देंगे तो फिर वो 525 के 525 लोगों को वापस बुलाने की स्तुति चली जाएगी, फिर देश में कानून व्यवस्था चरमरा जाएगा, चुनाव व्यवस्था चरमरा जाएगा, क्योंकि इन सब में से कुछ लोग ही ठीक होते हैं, नहीं तो बाकी चुनाव देने के बाद जनता सभी में से सभी लोगों को बदलने के विषय में सोचती है, कहती है यार ये मैंने कहां गलती कर दी। इसलिए मेरा आज का मुद्दा है कि अगर आप चुनाव को फ्री एंड फेयर चाहते हैं, चुनाव को अपने लिए चाहते हैं, चुनाव में चाहते हैं कि आपके विषय में सोचा जाए, तो आप अपने विषय में स्वयं नहीं सोचेंगे तो ये नेता नहीं सोचेंगे। और आपको अपने विषय में सोचने का जो सबसे बेहतर उपाय है वो ये है कि आप अपना घोषणा पत्र बनाइए और इन नेताओं को बताइए। अब इस चुनाव में तो बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि इस चुनाव में नेताओं के यहाँ जा करके कहने की जरूरत नहीं है, पार्टी ऑफिस में चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वर्चुअल मीटिंग की ही इजाजत दी है। मतलब आप चुनाव में वर्चुअल ही जा सकते हैं, फिजिकल पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है, खासतौर से 15 जनवरी तक तो जरूर प्रतिबंध लगा है कि उसके बाद चुनाव आयोग देखेगा कि बीमारी और महामारी की स्थिति क्या बन रही है, तो क्या उसको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, या जो उसने निर्णय ले लिया वो ठीक लिया है, इस विषय पर वो बाद में सोचेगी। लेकिन आप पहले सोच लीजिए कि चुनाव में आपका मुद्दा क्या हो। मेरा आज का मुद्दा है आदर्श आचार संहिता का पालन अगर नेता नहीं कर रहे हैं तो आप उनको अपना वोट ना दें, क्योंकि जब वो चुनाव में वोट मांगने के टाइम ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो जीत जाने के बाद उनसे कानून के पालन की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। जैसे वो बेधर्मी नेता जो कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी में जा रहा है, चुनाव आयोग ने कहा था कि आप फिजिकल गैदरिंग नहीं करेंगे, वो चुनाव जाने से पहले ही 500,000 आदमी का इकट्ठा करके कर रहा है, तो क्या होगा। आदर्श आचार संहिता की एक अंतिम बात और बता देता हूं कि आज कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक पदयात्रा निकाला था। अब
कांग्रेस जिस तरह से देश में डमाडोल हो गई है, उस वजह से उनको डमाडोल होके झूलते हुए जा रहे थे। नींद में थे, कोरोना में थे या नशे में थे, ये बात तो कर्नाटक कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के आला कमान बताएगा। लेकिन वीडियो जो समाचार चैनलों पर आई है वो बहुत शर्मसार करने वाली है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जिन्होंने अब तक देश में बड़ा शासन बढ़िया किया है, ज्यादातर मामलों में बढ़िया किया है, उसमें से कुछ ऐसे पैचेज हैं जिसमें शर्मिंदगी हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं जब आप प्राउड फील करेंगे कि हमने एक बड़ा बढ़िया सरकार दिया है। उस पार्टी के एक बहुत बड़े प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अगर झूलता हुआ पदयात्रा कर रहा है, तब जबकि कोरोना महामारी में फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल गैदरिंग के लिए कोरोना विशेषज्ञों ने रोक लगा रखा है, तो ये वाकई पार्टी की डमाडोल स्थिति को दर्शाती है। इसके पहले कि वो पार्टी झूलती हुई गिर जाए, आप सबों को उनको गिराने में मदद देना चाहिए। बात गिरने पाई है तो अंतिम बात ये कि इस देश में अभी धर्म खत्म नहीं है और ईश्वरीय शक्ति और असुरी शक्ति दोनों अपनी अपनी प्रदर्शन करती रहती है। एक ताजा उदाहरण दे देता हूं। राम भक्त हनुमान को नकारने वाले और कार सेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव का बेटा, जिसने कहा था कि मैं धर्म को नहीं मानता, ना ही मैं कभी पूजा पाठ करता हूं, मेरा धर्म तो मुसलमान है और मैं मुसलमानों को ही अपना बाप मानता हूं, उसने चुनाव के इन पहले पंडित जी लोगों के आराध्य देव परशुराम जी की मूर्तियां, भगवान परशुराम का सार्वजनिक अपमान किया, उसको प्रदर्शन का पात्र बनाया और भगवान परशुराम के प्रतीक उस शानदार पवित्र फरसे को, जिससे उन्होंने अधर्मियों का नाश किया है, उस फरसे को 60 या 65 फीट ऊंचा फरसा लगाया है। भगवान परशुराम वाकई में भगवान है, विष्णु के अवतार है, ये ऐसा मान्यता थी, लेकिन अब विश्वास हो गया और भगवान है तो सब देखते हैं। और भगवान ने देखा कि अखिलेश यादव के मन में क्या है। अखिलेश यादव के मन में भक्ति है या लालच है, और लालच में कालनेमी को तो साधु के भेष में भी पहचान लिया गया था। अखिलेश यादव को तो भेष बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान परशुराम ने अपने फरसे को गिरा करके जनमानस में संकेत दिया कि ये पार्टी गिरने वाली है, ये दल भसने वाला है, आप इसके साथ ना जाइए, जो राम को लाए हैं आप उनको लाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार आपसे अनुरोध करता हूं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और बहुत जोर से जरूरत ना हो तो बाहर ना जाइए। जय श्री राम।